मान्यवर जम्मू शहर में स्मार्ट इमरजेंसी का प्रोक्योरमेंट किया गया है। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन करें। मान्यवर जम्मू शहर में ग्रीन स्पेस के डेवलपमेंट के लिए 1.05 करोड़ की लागत से वर्टिकल गार्डन फेज 2 का कार्य सीडी हॉस्पिटल नियर जीएमसी एवं डोगरा चौक फ्लाईओवर के साथ पूर्ण किया गया है। मान्यवर इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन आपके द्वारा ही सितंबर माह में रखा गया था। मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन करें। माननीय योजना के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा राजीव नगर नाले, जुपिटर नगर एवं नानक नगर नाला और सुंदर नगर नाले के निर्माण कार्य को कंप्लीट किया गया है, जिससे इस एरिया में ड्रेनेज एवं बरसाती पानी की निकासी में सुविधा मिलेगी। मैं माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन करें। मान्यवर लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के तहत जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा भटिंडी में बेहतर ड्रेनेज के लिए 7 करोड़ की लागत से नाले का निर्माण कार्य कंप्लीट किया गया है। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रोजेक्ट का इनोवेशन करें। मान्यवर जम्मू शहर में कचरे के बेहतर प्रबंधन, गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स के रिमूवल एवं टाउन हॉल बिल्डिंग के अपग्रेडेशन के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 18.77 करोड़ की लागत से टाउन हॉल के अपग्रेडेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ म्युनिसिपल रिकॉर्ड ऑफ जीएमसी, पब्लिक वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट सैनिटेशन इक्विपमेंट जैसे कार्यों को लिया गया है। मैं माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने कर कमलों से इस प्रोजेक्ट का ई माध्यम से फाउंडेशन स्टोन ले करें। आदर अनुरोध माननीय उपराज्यपाल से कि वह अपने कर कमलों द्वारा कुछ नागरिकों को यह GDN नंबर प्रदान करें। रही हूँ श्रीमती नना रैना जी को। दूसरा आवंटन डॉक्टर सत्यमकर गुप्ता के लिए। तीसरा आवंटन सरदार मनजीत सिंह जी के लिए। अगला डिजिटल डोर नंबर आवंटित किया जा रहा है श्री कुलदीप बख्शी जी के नाम पर। डिजिटल डोर नंबर आवंटन दिया जा रहा है श्री भारत नंद। और आज के इस कार्यक्रम में यह अंतिम आवंटन दिया जा रहा है श्री अश्विनी गुप्ता जी के नाम पर। और इसी तरह के The digital door number for smart city called Jammu, ladies and gentlemen. वाटर हाउसर्स प्रमुख सचिव आवास और नगरीय विकास एच राजेश प्रसाद जी, यहाँ के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, श्री उप महापौर श्रीमान बलदेव गुलारिया जी, यहाँ के उपायुक्त अवनी लवासा जी और नगरायुक्त श्री राहुल यादव जी, सभागार में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सहयोगी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी जम्मू के निवासियों के लिए, जैसा मेरे पूर्व प्रमुख सचिव राजेश प्रसाद जी ने बताया, लगभग 100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। जम्मू
के निवासियों को समर्पित की गई हैं और लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। शहर के प्रत्येक नागरिक को आधुनिक सुविधा के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। जैसा बताया गया कि 25 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ताकि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जम्मू शहर को आधुनिक बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है ये, और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कदम है। यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, नागरिकों की जरूरी सुविधाओं के संचालन में भी मदद करेगा। और अगर मैं ये कहूँ, ये जो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर होगा, जम्मू शहर के सिविक ऑपरेशन का नर्व सेंटर साबित होने वाला है। इससे जो डेटा, रियल टाइम डेटा जो मिलेगा, उससे अनेक आवश्यकताओं और यूटिलिटीज में पहले भी कहा गया, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, वाटर सप्लाई हो, बिजली हो, मोबिलिटी हो, पर्यावरण हो, अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे आपको मिल पाएंगी, अच्छी तरह से मिल पाएंगी। मुझे विश्वास है कि सेंटर से सिविक ऑफिसर्स को भी सामान्य नागरिक को समझने में, उसकी जरूरतों को समझने में और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने में काफी मदद मिलेगी। सड़क परिवहन और यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए मैं कहूँ कि मॉडर्न और एफिशिएंट इंटरफेस ये प्रदान करेगा और जम्मू शहर को सुरक्षित और अधिक समन्वित भी बनाएगा। कुछ परियोजनाएं शुरू हुई हैं। फायर और डिजास्टर की स्थिति में भी क्विक और बेहतर रिस्पांस के लिए फायर तथा इमरजेंसी सर्विसेज को सक्षम बनाने की भी पहल की गई है। भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत बुनियादी आधार तैयार किया है। जो डिजिटल डोर नंबर 5 नागरिकों को दिए गए, मुझे लगता है कि देश के कुछ शहरों में व्यवस्था पहले शुरू हो गई थी। अब आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिक डिजिटल आईडी, जियो टैगिंग की व्यवस्था इसमें होगी। नागरिक सेवाओं को बेहतर और सुगम बनाने में इससे काफी हमें सहायता मिलेगी और QR कोड का भी उसमें प्रबंध है। नागरिकों को घर बैठे जानकारी मिल सकेगी तो उनके मोहल्ले, उनके गली के गार्बेज का कलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। इस संबंध में स्वयं और नगर निगम को जानकारी दे सकेंगे। अगर आपात स्थिति में, इमरजेंसी में एम्बुलेंस या फायर सर्विस की जरूरत है तो आप मांग भी सकते हैं और हमारे अधिकारी पहुंचाने में इसका लाभ भी ले सकते हैं। अमृत योजना के अंतर्गत भी अनेक परियोजनाएं जिनका विवरण रखा गया है, मुझे लगता है उस विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्य मकसद क्वालिटी सिविल सर्विसेज और क्वालिटी लिविंग के उद्देश्य के साथ जम्मू स्मार्ट सिटी चल रहा है, काम कर रहा है और उसे साकार करने में इन परियोजनाओं का, इन प्रोजेक्ट्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद हकीकत ये भी है कि चाहे जितना कोई तर्क दे, जितनी दलीलें पेश करे, ये सच नहीं नकारा जा सकता। पिछले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का शहर हो या गांव हो, व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और अनेक परियोजनाएं पूरी हुई हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मिलते थे तब भी ऐसे भी इस बात को कहते रहे कि शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारी बढ़ती जनसंख्या के लिए क्वालिटी सर्विसेज जुटाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं, अथक कर रहे हैं।
हिसाब से आबादी बढ़ रही है उसकी तुलना में क्वालिटी सर्विसेज के लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती है। अभी राजेश प्रसाद जी ने बताया कि लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा रुपया जम्मू शहर में खर्च किया जा रहा है नागरिक सुविधाओं के लिए। अब अगर कोई, जिस तरह से मैंने कहा कि सुविधाओं की बढ़ोतरी आवश्यक है, प्रबुद्ध नागरिक उसके पीछे के कारणों में जाएगा, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि जब हमारे प्राचीन शहर बने थे तो एक सीमित आबादी के लिए उन्हें तैयार किया गया था। बढ़ते अर्बनाइजेशन के मुकाबले में संसाधन स्वाभाविक रूप से सीमित हो गए। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने शहरों की विरासत और विकास को संरक्षित रखते हुए स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की, ताकि बढ़ती आबादी की चुनौती से निपटते हुए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी की मदद ली जाए, नागरिकों तक सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। स्मार्ट सिटी का मतलब पिछले कुछ वर्षों में मोबिलिटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और हेल्थ केयर के क्षेत्र में डेवलपमेंट को डिविडेंड के रूप में नागरिकों की भलाई में लगाकर उनके दैनिक जीवन को सुलभ और सुगम बनाया जाए। मैं समझता हूं कि यही मूल मकसद है। इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता। जैसा मैंने पहले कहा, 3 वर्षों में नागरिक केंद्रित सिटीजन सेंट्रिक व्यवस्था को अधिक सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की गई है और मैं समझता हूं काफी हद तक वो इफिशिएंट भी हुई है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट इकोनॉमी के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे नागरिकों के लिए स्मार्ट लिविंग की भी व्यवस्था हो पाएगी। जम्मू शहर को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध, जीवन, खुशहाल और स्वस्थ शहर बनाने में हम सब कामयाब हो सकेंगे। दोनों ही शहर की धड़कन, उसका दिल आम आदमी, नागरिक को सभी सुविधा मिले आवश्यक है, लेकिन उन सुविधाओं की रक्षा की जाए। मुझे याद है अभी 1 साल पहले इसी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसी शहर में कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और 10 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कुछ लोग उसे तोड़ दी। अब हमारे घर के बगल में तोड़ा जा रहा है, हम कम से कम सूचना तो दे सकते हैं, लड़ाई नहीं कर सकते। अखबार के माध्यम से प्रशासन को मालूम। मुझे लगता है कि इस सोच में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। आप सबको पता है कि 2018 में स्मार्ट सिटी को लेकर के देश में बड़ा चिंतन हुआ। दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम था, मैं संयोग से उन दिनों दिल्ली में था। एक अर्बन डेवलपमेंट के जर्मन एक्सपर्ट थे, उनका नाम था फील्डमैन। उन्होंने एक बात कही, ये सुनिश्चित करना बड़ा आवश्यक है कि नागरिक खुद स्मार्ट बनने के लिए तैयार है, शहर के विकास में सक्रिय भागीदार बनकर निर्णय करने के लिए सहमत है और शहर के लिए अच्छा भविष्य चाहता है, तभी स्मार्ट सिटी बन सकता है। ये मेरा आप सबसे आग्रह होगा। आप सब बड़ी संख्या में हैं। इन दायित्वों को हमें समझने की आवश्यकता है। राहुल यादव भी चर्चा कर रहे थे संपत्ति कर के बारे में। मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करूंगा। ये सच है कि संपत्ति कर लगाया गया है। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक ध्यान में हम सबको एक बात रखनी है कि अगर बेहतर सुविधा चाहिए, उन सुविधाओं के लिए थोड़ा भुगतान समर्थवान लोगों को जरूर करना चाहिए। जब विचार किया गया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत सोच विचार करके विवेकपूर्ण ढंग से फैसला लिया गया। देश के हर शहर, हर राज्य, हर संघ राज्य क्षेत्र में यूटी में ये टैक्स लग गया है। जम्मू कश्मीर सबसे अंतिम संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जहां
यहाँ ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन लगाने के पहले भी काफी विचार मंथन हुआ, कितना लगाया जाए, लोग कितना दे पाएंगे। तो जैसा राहुल ने कहा, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं तुलना की गई अंबाला से, शिमला से, देहरादून से, जो हमारे पास के पड़ोस से। और आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इन शहरों में जो टैक्स की दर है उसके 1/10 से भी कम जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, उसका 1/10 हिस्सा। मैंने अगर वहां 100 रुपया है तो यहाँ 10 रुपया है। कुछ आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, कुल घरों की संख्या, आवासीय परिसरों की संख्या, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की संख्या 5,10,000 है कि 20,000? 5,20,000 है। जम्मू, श्रीनगर, जितने शहर आपके ध्यान में, उधमपुर, डोडा, कठुआ, बारामूला या म्यूनिसिपलिटी, कुल 5,20,000। इसमें से 2,06,000 घर ऐसे हैं, मैंने अप्रोक्सीमेटली 40%, जिन पर कोई टैक्स नहीं है। 40% शहरी आबादी पर कोई टैक्स नहीं। ग्रामीण आबादी, कुछ लोग अब तर्क का कुतर्क भी करेंगे, साहब क्या हो जाएगा, ग्रामीण आबादी पर कोई टैक्स नहीं है, वहां कोई नगर निगम नहीं है, वहां कोई म्यूनिसिपलिटी नहीं है, वहां पंचायतें हैं, पंचायत अपने ढंग से काम करती। जो हमारे धार्मिक स्थल, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं। तो 5,20,000 में 2,06,000 ऐसे हो गए जिन पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 घर ऐसे हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 2,03,600 घर ऐसे हैं जिन पर अधिकतम एक साल में, पूरे एक वर्ष में अधिकतम 1,000 रुपए का टैक्स है। और उसमें भी जम्मू और श्रीनगर में रहने वालों को ही 1,000 देना होगा, बाकी शहरों में मुझे लगता है कि उससे भी कम होगा। और जम्मू और श्रीनगर के भी कुछ खास इलाकों में। तो आप अगर इस दूसरी दृष्टि से देखें तो 80% लोगों को तो सामान्य रूप से कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। अब मैं आता हूं कमर्शियल प्रॉपर्टी। 1,01,000 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं शहरी इलाके, उसमें से 46,000 ऐसी हैं जिन पर 700 रुपए से कम का टैक्स लगने वाला है एक साल, लेस देन 700। और 30,000 ऐसी हैं जिन पर एक वर्ष में 2,000 से कम लगेगा। अब माल से किराया आएगा 10 लाख रुपया, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साल में 5,000 भी नहीं है, और कहेंगे कि साहब कचरा हमारा नहीं उठ रहा है। कुछ तो मुझे लगता है कि विचार करने की आवश्यकता है। और हर बात में सामान्य आदमी की दिक्कतों का ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं आज जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि सामान्य आदमी और सामान्य नागरिक के हितों का ही ध्यान रखा जाता है, और आगे भी रखा जाएगा। उन खास लोगों का जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की पूरी संपदा का उपयोग और दुरुपयोग अपने आने वाली 5 पीढ़ियों के लिए किया है, उनका ध्यान न रखा गया है, न आगे रखा जाएगा। ये मैं आज साफ तौर पर कहना चाहता हूं। सामान्य आदमी को कोई, अभी बताया राहुल ने, हमने व्यवस्था की, आपको लगता है कि व्यवस्था में कोई दोष है, आप सुझाव दीजिए, हम स्वागत करते हैं और आपको भरोसा देते हैं। उसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन करना होगा, सरलीकरण हम जरूर करेंगे। सामान्य व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, सामान्य किसान हो, सामान्य मजदूर हो, सामान्य अध्यापक हो, कोई भी सामान्य आदमी। लेकिन कुछ लोग ये समझ लें कि हमारी जागीर है। मैं समझता हूं कि उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि भारत अब संविधान से चलता है, जम्मू कश्मीर भी भारत के संविधान से ही चलेगा। किसी की मर्जी से जम्मू कश्मीर नहीं चलाया जा सकता। वो दिन समाप्त हो गए 5 अगस्त 2019 को, जब देश की संसद ने फैसला किया था। अभी भी कुछ लोग अगर इस ख्वाब में जीते हैं तो मैं समझता हूं ख्वाबी दुनिया से उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि सामान्य आदमी की जो भी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
और आगे भी हम कोशिश करेंगे। अब आम नागरिक को भड़काना, उसको गुमराह करना, ये कोशिश लगातार होती है। अब 70 सालों में कहां पहुंच गए हम, ये भी हमें जरूर विचार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कोई भी आकांक्षी समाज या कोई समाज जो तरक्की करना चाहता है वो अतीत का कैद नहीं हो सकता है। जो लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हैं उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, खुद से सवाल पूछने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, 3 बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए। भारत सरकार में जाकर के झूठ बोला गया कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय हमें पैसा रिलीज करे, नहीं तो हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। वो काम हम नहीं कर सकते। हम जो दिल्ली में कहेंगे वही जम्मू में भी कहेंगे, और वही जब आप मिलेंगे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में भी कहेंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे तब भी हम वही कहेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर या कोई शहर फ्यूचर रेडी कैसे हो सकता है। लंबे समय तक छल किया गया है यहाँ के लोगों के साथ। हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक, हमारे भाई बहन बेहतर तरह से रह सकें, एक सस्टेनेबल शहर जम्मू बन सके, जहाँ बिजली भी हो, पानी भी हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, अस्पताल भी हो, अच्छी शिक्षा भी हो, हर चीज की उपलब्धता हो। इसके लिए पूरी शिद्दत से हम सब काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि कोई भी पूर्णांक नहीं है, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप सुझाव दीजिए। आपके सुझाव का स्वागत नहीं, आपके सुझाव में जो बेहतर चीज होगी उसे निश्चित रूप से हम ग्रहण भी करेंगे और उसे लागू भी करने की कोशिश करेंगे। कई बार सुधार की प्रक्रिया में ऊपर से लोगों को लगता है कि साहब ये निर्णय ठीक नहीं है, लेकिन यकीन मानिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए आपका भी धन्यवाद देंगी कि हमारे जो पिता थे तब प्रॉपर्टी टैक्स लगा था, जिसके कारण जम्मू शहर इंदौर से भी साफ शहर आने वाले 20 साल बाद बनने वाला है। इस प्रॉपर्टी टैक्स का ये लाभ आने वाले समय में होने